जय हिंद दोस्तों। देखिए आज आ गए हम लोग फिर से एक बार अपना इलेक्ट्रिशियन ALPCVT 2 इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के ट्रेड थ्योरी के जो ALP टेक्नीशियन UPPCL TG2 UPRV UNL TG2 और BSP HCL इसरो DRDO NPCL आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम जो CVT 2 का 28 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर हम आ चुके हैं। आपको ट्रेड से लेकर कोई भी कठिनाई हो, आप इस वीडियो को देखते रहिए। जो हमारा सेशन चल रहा है रेगुलर, इस सेशन को जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा आपको ट्रेड में कोई भी दिक्कत लगभग 9 के बराबर होगी। एक दो क्वेश्चन वो तो अलग होते हैं अपवाद में, एक्सेप्शन में, लेकिन आपको ट्रेड में कोई दिक्कत हम होने नहीं देंगे। चलिए तो सीधी बात, नो बकवास एकदम। सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे, उससे उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी हम देख लेते हैं किसका। तो देख लीजिए, यह हमारा एक सिलिकॉन नियमित डिस्टकारी एससीआर है। क्या? एससीआर। एससीआर है जिसके 4 सतह होते हैं तथा 3 जंक्शन होते हैं। आपसे पूछ देगा कि सिलिकॉन नियमित डिस्टकारी में एससीआर अर्थात इसको सिलिकॉन नियमित डिस्टकारी बोला जाता है। एससीआर में कितने सतह होते हैं? तो 1 2 3 4। कितने सतह? 1 2 3 4, 4 सतह होते हैं। तथा कितने जंक्शन होते हैं? तो 3 जंक्शन, एनोड कैथोद और यहाँ पर जी हो जाएगा। एनोड कैथोद और गेट 3 जंक्शन होते हैं। कौन कौन? ए से हो गया हमारा एनोड, के से हो गया कैथोड, जी से हो गया हमारा गेट। ठीक है। एस सी आर जो यहाँ पर कह रहे हैं हमारा, एस सी आर के कितने टर्मिनल होते हैं? तो कैथोड, एनोड और गेट 3 टर्मिनल होते हैं। और एससीआर में कंट्रोल सिरा गेट होता है। एससीआर का कंट्रोल कौन होता है? तो उसको गेट से इसको कंट्रोल किया जाता है। मुख्यतः एससीआर का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, पावर कंट्रोल में, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में, मोटर का स्पीड कंट्रोल करने में, टाइम डिले सर्किट में। अब देखिए, इससे हम बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये कि एससीआर में सतहों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। और जंक्शन की संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन? एनोड, कैथोड और गेट। इसका यहाँ से जो प्रारंभ होता है कहाँ से तो होता है? तो गेट से होता है। अब देखिए, इस पर प्रश्न देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि एक सिलिकॉन नियमित डिस्टकारी एससीआर में क्या होता है? तो 4 सतह और 3 जंक्शन। ऊपर वाला ही करेक्ट हो जाएगा। 3 सतह हमारा नहीं होता है, 5 सतह नहीं होता है, 2 सतह नहीं होता है। कितना? 4 सतह और 3 जंक्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा कह रहा है कि केबल में जोड़ लगाने, आम बिजली प्रयोजनों, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो रेजिन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये धुंधला थोड़ा दिख रहा है। कह रहा है कि केबल में जोड़े लगाने, आम बिजली प्रयोजन, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, रेजिन। रेजिन का उपयोग किया जाता है। किसका? रेजिन का। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फोर्थ नंबर हमारा। देखिए, केबल कह रहा है फोर्थ नंबर कि केबल में वोल्टता तनाव अधिकतम होता है। किस पर? देखिए, तो चालक की कोर पर वोल्टता तनाव अधिकतम होता है। इससे रिलेटेड हम इसका थ्योरी देख लेते हैं कि केबल में वोल्टता तनाव चालक की ओर अधिकतम होता है। किसकी ओर? तो चालक की ओर अधिकतम होता है। जैसे इसका हमारा है भी बटा में एक्स लोग ई, आर बटा में स्मॉल आर। यहाँ पर हमारा स्मॉल आर क्या है? चालक कोर की त्रिज्या है। कैपिटल आर क्या है? धात्विक कोश का आंतरिक त्रिज्या है। और भी क्या है हमारा? तो कला वोल्टेज अर्थात की फेस वोल्टेज है। तब जाकर के हमारा जी मैक्स आता है। कितना? भी बटा में आर लोग आर बटा में आर। जी मैक्स मतलब होता है हमारा क्या? तो अधिकतम वोल्टता तनाव। आपसे पूछ देगा कि अधिकतम वोल्टता तनाव ज्ञात कर लिए, तो उसके लिए हमारा एक तो व्यंजक फॉर्मूला निकल कर आता है, भी बटा में आर लोग ई, कैपिटल आर बटा में स्मॉल आर। केबल में न्यूनतम वोल्टता तनाव अधिक कोश की सतह पर होता है। कहाँ होता है? तो जो केबल है उसमें वोल्टता तनाव अधिक कहाँ होगा? धात्विक कोश के सतह पर होगा न्यूनतम। अब देखिए 33 देख लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं हम। कह रहा है कि एक साधारण द्विध्रुव संधि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक जिसको ई, आधार बी, संग्राही सी क्षेत्रों के अपमिश्रण सांद्रण
ई ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी के अनुसार बदलता है। अर्थात कि सबसे ज्यादा किसका होता है हमारा, तो ई का, फिर उसके बाद सी का, सी मतलब क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, संग्राही। अब देखिए बी, फिर उसके बाद बी का, तो उत्सर्जक आधार में इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है, जो उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित करता है। उत्सर्जित अधिकांश इलेक्ट्रॉनों को कलेक्टर द्वारा एकत्रित किया जाता है, जो उन्हें सर्किट के अलग अलग भाग में भेजता है। एक पीएनपी समान लेकिन विपरीत तरीके से काम करता है। देखिए इस पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक साधारण द्विध्रुव में संधि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक ई, आधार बी, संग्राही सी क्षेत्रों के अपमिश्रण सांद्रण के अनुसार डॉट 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 बदलता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, ई होगा, बी लास्ट में होगा। बी किसमें लास्ट में है, देखिए बी इसमें लास्ट में नहीं है, ई नहीं होगा। बी किसमें लास्ट में है, अच्छा ग्रेटर देन में कह रहा है, तो ई ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। तो सबसे देखिए बी इसमें लास्ट में नहीं है, इसमें है और इसमें है, तो सबसे बेसी ई का होता है, सी का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक वे हैं जो बिजली के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या हैं, तो सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक वे हैं जो बिजली के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक मुद्रित सर्किट बोर्डों में कम से कम एक सक्रिय घटक होता है। सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटकों के कुछ उदाहरण जैसे हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, सक्रिय घटक हो गया, वैक्यूम ट्यूब हो गया, सिलिकॉन नियंत्रित रेक्टिफायर हो गया, जिसको हम एससीआर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसका प्रश्न हम देख लेते हैं। कह रहा है हमारा प्रश्न डॉट 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 एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन है। तो अभी हम देखे हैं कि सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक हमारा ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब है, सिलिकॉन नियंत्रित रेक्टिफायर है, सीआर है। इसमें से कैपेसिटर हमारा सक्रिय नहीं है, रेसिस्टर भी सक्रिय नहीं, इंडक्टर भी सक्रिय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ट्रांजिस्टर, इसका सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बीजेटी, यदि एक बीजेटी को एम्पलीफायर के रूप में उपयोग करना हो तो उसे सक्रिय क्षेत्र में संचालित किया जाना चाहिए। बीजेटी आधारित लॉजिक परिपथ में उच्च स्विचिंग गति प्राप्त करने के लिए ट्रांजिस्टर संतृप्ति क्षेत्र में संचालित होते हैं। साथ ही सक्रिय क्षेत्र में ट्रांजिस्टर एक रैखिक तत्व के रूप में कार्य करता है। सक्रिय क्षेत्र में ट्रांजिस्टर कैसा कार्य करता है, रैखिक तत्व के रूप में कार्य करता है, क्योंकि क्यू बिंदु को इस तरह चुना जाता है कि प्रदर्शन रैखिक हो और हम आउटपुट में कोई हार्मोनिक्स नहीं देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा बीजेटी के बारे में बताया गया है, तो बीजेटी के बारे में हम यहाँ पर पूरा डिटेल समझ लिए। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि एक बीजेटी को एम्पलीफायर के रूप में उपयोग करना हो तो उसे निम्न में से किसमें संचालित किया जाना चाहिए। क्या संतृप्ति क्षेत्र में, क्या कट ऑफ क्षेत्र में, क्या ब्रेक डाउन क्षेत्र में, तो नहीं, सक्रिय क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है कि बीजेटी क्या है हमारा, तो बीजेटी एक सक्रिय क्षेत्र है, बीजेटी उसे सक्रिय क्षेत्र में संचालित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजेटी का एम्पलीफायर के रूप में उपयोग करने के लिए उसे सक्रिय क्षेत्र में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्रवर्धक के रूप में ज्यादातर कॉमन एमिटर प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि प्रवर्धक के रूप में ज्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है, तो कॉमन एमिटर प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है। एक कॉमन एमिटर लेआउट के रूप में जाना जाता है। जो एक कॉमन एमिटर है उस किसके रूप में जाना जाता है, तो लेआउट के रूप में यह जाना जाता है। और यह व्यवस्था जो है उत्सर्जक को कलेक्टर और आधार के बीच रखती है। एमीटर और बेस इनपुट सर्किट के लिए कनेक्शन लगाते हैं। पूछ देगा आपसे इनपुट सर्किट के लिए कनेक्शन कौन लगाते हैं, अमीटर और बेस यह जो है इनपुट सर्किट के लिए कनेक्शन लगाते हैं, जबकि कलेक्टर और अमीटर जो है आउटपुट सर्किट के लिए कनेक्शन लगाता है। आपसे देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, इनपुट सर्किट के लिए कौन कनेक्शन लगाता है, तो अमीटर और बेस। आउटपुट सर्किट के लिए कौन सा कनेक्शन लगाता है, तो कलेक्टर और अमीटर। यहाँ पर देख लीजिए। अब इससे हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है हमारा कि प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर को हिंदी में प्रवर्धक बोला जाता है। प्रवर्धक के रूप में ज्यादातर किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है, तो अभी हम देखे हैं कि कॉमन एमिटर,
कॉमन ओमीटर प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा, एक जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कह रहा है कि फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो फ्लिप फ्लॉप एक जो है डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए उदाहरण है। जो फ्लिप फ्लॉप का उपयोग एसिंक्रोनस सिग्नल के लिए, सिंक्रोनाइजर और डिजिटल सिग्नल के लिए विलंब सर्किट के साथ साथ काउंटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडर आदि के लिए भी किया जाता है। निम्नलिखित एक तर्क योजनाबद्ध का उपयोग करके डी प्रकार फ्लिप फ्लॉप के संचालन का वर्णन करता है। जो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप में दो डी टाइप लच होते हैं, कितने, दो डी टाइप लंच होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए एक उदाहरण है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो फ्लिप फ्लॉप। कौन, तो फ्लिप फ्लॉप जो है डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कुछ फिगर है यहाँ पर जो हमको पहचानना है। देखिए जो नंद गेट होता है, जो हमारा ए डॉट बी होता है, क्या ए डॉट बी होता है, और एंड गेट हमारा क्या हो जाएगा, तो एंड गेट में हमारा फिगर सेम रहेगा, लेकिन एंड गेट में हमारा ए प्लस बी हो जाता है। क्या, ए प्लस बी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, तो एंड गेट। अब देखिए यहाँ पर नोर गेट क्या हो जाता है, तो फिगर सेम रहता है, लेकिन जो हमारा एंड गेट के ऊपर हमारा बार हो जाता है, मतलब रेकरिंग लग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नोर गेट कहते हैं। तो यह बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी कह रहा है कि एंड और कौन सा क्वेश्चन है, नंद और नोर गेट यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। जो नंद और नोर गेट है इनको क्या कहा जाता है, तो नंद गेट और नोर गेट को हम यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं। किसको, तो नंद गेट और नोर गेट को हम क्या नाम से जानते हैं, तो यूनिवर्सल गेट के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, तो याद रखना है सीधी भाषा में कि नंद गेट उसका गुणज होगा ए डॉट बी, और हमारा एंड गेट क्या होगा, तो एंड गेट जो होगा ए और बी वेक्टर का योग होगा, और हमारा नोर गेट क्या होगा, तो योग का बार रेकरिंग होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह हमारा। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो रोटरी कन्वर्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो रोटरी कन्वर्टर का प्रयोग एसी आपूर्ति को डीसी में रूपांतरण के लिए किया जाता है। रोटरी कन्वर्टर में एक मशीन की आवश्यकता होती है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करने की विधियां इस प्रकार हैं। जो रोटरी कन्वर्टर में एक मशीन की आवश्यकता होती है जो उसको एसी से डीसी में परिवर्तित कर सके। जैसे एसी से डीसी में परिवर्तित करने वाले कौन कौन से हैं, तो मोटर जनरेटर जो है एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकती है, मोटर कन्वर्टर सेट भी परिवर्तित कर सकता है, रेक्टिफायर और रोटरी कन्वर्टर ये सभी जो है डायरेक्ट एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में ये परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमारा प्रश्न दिया हुआ है आपका कि आपूर्ति के एसी से, मतलब कि एसी से डीसी में रूपांतरण में निम्नलिखित में से किसे एक मशीन की आवश्यकता होगी, तो रोटरी कन्वर्टर। अभी हम देखे हैं कि डायरेक्ट एसी से डीसी में बदलने के लिए हमारा मोटर जनरेटर सेट, मोटर कन्वर्टर सेट, रेक्टिफायर और रोटरी कन्वर्टर, ये तीनों में, चारों में से कोई एक रहेगा तो उसको एसी से डीसी में परिवर्तित कर सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ये मशीन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम धीरे धीरे पहले समझेंगे क्या चीज है ये। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शुरू से। कह रहा है कि एक रोटरी कन्वर्टर, जो एक रोटरी कन्वर्टर सिंगल फेज या 3 फेज प्रकार के कन्वर्टर के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। जो हमारा रोटरी कन्वर्टर है, यहाँ पर देखिए रोटरी कन्वर्टर, इसको कैसे कैसे विभाजित किया जाता है, तो रोटरी कन्वर्टर को एक रोटरी कन्वर्टर सिंगल फेज, 3 फेज प्रकार के कन्वर्टरों के अंतर्गत इसको विभाजित किया जाता है। और रोटरी कन्वर्टरों वह एकल मशीन जो डीसी को एसी में अथवा एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकती है, रोटरी कन्वर्टर कहलाती है। यह मशीन हमारा क्या है, यह मशीन जो है हमारा रोटरी कन्वर्टर है। रोटरी कन्वर्टर जो एसी को किसमें, डीसी में, और डीसी को एसी में परिवर्तित कर सकती है। यह कैसे बना होता है, तो यह जो है एकल, मतलब कि एकल रोटरी कन्वर्टर फेज के साथ बना होता है, या 3 फेज प्रकार के, कैसा, 3 पेज, 1 2 3, 3 फेज यहाँ पर बना होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रोटरी कन्वर्टर।
इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है रोटरी कन्वर्टर का? तो रोटरी कन्वर्टर का प्रयोग एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए और डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां अधिक मात्रा में डायरेक्ट करंट पावर की आवश्यकता होती है। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। रोटरी कन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो रोटरी कन्वर्टर जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर का फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। और एक होता है थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर। कौन सा? थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर। अर्थात कि इसमें फेजों की संख्या कितनी है? इसमें फेजों की संख्या एक है, तो क्या कहलाएगा हमारा? सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर। और यहाँ पर थ्री फेज, इसमें फेजों की संख्या कितनी है? तो एक, दो और तीन, फेजों की संख्या कितनी है हमारा? तो तीन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर। जो यहाँ पर देखिए स्विच होता है, यहाँ से डीसी सप्लाई होता है, इसको हम डैम्पर वाइंडिंग बोलते हैं। यहाँ से थ्री सप्लाई होता है और स्टार्टर यहाँ पर है, शंट वाइंडिंग यहाँ पर है। ये हमारा क्या कहलाएगा? यह हमारा कहलाएगा थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर। यह हमारा कहलाएगा सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर। ठीक है। अब देखिए प्रश्न भी हमारा दिया हुआ है यहाँ पर कि एक एक रोटरी कन्वर्टर किस प्रकार के कन्वर्टर के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो एक तो रोटरी जो कन्वर्टर होता है हमारा, वह सिंगल फेज या थ्री फेज प्रकार के कन्वर्टर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। रोटरी कन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होबे करता है, एक तो सिंगल फेज, एक तो थ्री फेज। तो इसको सिंगल फेज और थ्री फेज प्रकार के कन्वर्टरों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो 25 का 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है नेक्स्ट कि डीसी मोटर की गति फ्लक्स के विद्युत क्रमानुपाती होती है। जो हमारा डीसी मोटर है उसकी गति कैसी होती है? तो जो हमारा फ्लक्स होता है उसके विद्युत क्रमानुपाती होती है। विद्युत फ्लक्स की इकाई बराबर हमारा होता है वोल्ट गुणे मीटर होता है। किसी भी वस्तु से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स धनात्मक और वस्तु में जाने वाला विद्युत फ्लक्स कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि फ्लक्स एक कैसा है, क्या है? रासायनिक यौगिक है, भौतिक यौगिक है? तो फ्लक्स जो है एक रासायनिक यौगिक है जो ऑक्साइड को हटाकर गीलापन को बढ़ावा देकर और सोल्डर के प्रवाह को बढ़ाकर सोल्डरिंग के लिए धातु की सतहों को तैयार करने में मदद करता है। यह आमतौर पर सोल्डर तार के भीतर पेस्ट तरल या कोर के रूप में होता है। यह कैसा होता है? कि कहाँ होता है? तो यह सोल्डर तार के भीतर पोस्ट तरल या कोर के रूप में पाया जाता है। ठीक है। कौन? तो फ्लक्स। कौन? फ्लक्स। यहाँ पर हमारा देखिए कह रहा है कि डीसी मोटर की गति इनमें से किसके विद्युत क्रमानुपाती होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 फ्लक्स के। डीसी मोटर की जो गति होती है वह विद्युत क्रमानुपाती होती है एक बटा में किसके? तो फ्लक्स के। एक बटा में फ्लक्स के। अब देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है कि अंकीय रिले में ऑन और ऑफ अवस्था को द्विआधारी संख्या क्रमशः एक और जीरो आधार वाली संख्याओं को संख्या प्रणाली में दशमलव संख्या के रूप में जाना जाता है। दशमलव संख्या 0 से लेकर 9 तक आदि है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए सीधी भाषा में, कि अंकीय रिले में ऑन को कहाँ रखा जाता है और ऑफ अवस्था को द्विआधारी संख्या क्रमशः क्या है? तो ऑन को हम कहाँ रखते हैं? एक में, और ऑफ को कहाँ रखते हैं? 0। तो हमारा एक और 0 कहाँ दिया हुआ है? तो एक और 0 ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा कह रहा है नेक्स्ट, जो कारतूस होती है, कारतूस प्रकार के HRC फ्यूज एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है। आपसे पूछ देगा कि उच्च वोल्टेज फ्यूज कौन है? तो कारतूस प्रकार का HRC फ्यूज उच्च वोल्टेज फ्यूज है। इसमें वोल्टेज उच्च होता है। HRC फ्यूज मतलब कि उच्च भंजन क्षमता वाला फ्यूज। HRC फ्यूज का मतलब ये होता है कि हाई रेसिस्टेंस, ठीक ना, हाई रेसिस्टेंस कैपेसिटर, उच्च क्षमता वाला फ्यूज। इसमें धातु के छोर कैप वाला ताप प्रतिरोधी निकाय शामिल होता है जिससे धारा वहन करने वाला चांदी का तत्व वेल्ड किया गया होता है। ठीक है। और फ्यूज जो है सामान्यतः कैसे बने होते हैं? तो फ्यूज जो होता है टीन शीशा का बना होता है। टीन 63% और शीशा की मात्रा 37 मतलब कि 37%। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है? तो कारतूस प्रकार का HRC फ्यूज जो होता है उच्च प्रकार का फ्यूज होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वोल्टेज क्षमता दक्षता संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाले प्रदर्शन संकेत हैं। बैटरी की दक्षता को एम्पियर घंटा तथा वाट घंटा दोनों प्रकार से व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक सेल की रेटिंग वोल्ट में ही व्यक्त की जाती है। जो प्रत्येक सेल है उसकी रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है, तो वोल्ट में व्यक्त की जाती है। तो हमारा देखिए क्वेश्चन कह रहा है इसके रिलेटेड कि निम्न विद्युत मापदंडों का कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाले प्रदर्शन संकेत है। कौन, तो बैटरी का स्वास्थ्य होगा वोल्टेज अधिक रहना चाहिए, क्षमता अधिक, दक्षता अधिक। तो वोल्टेज क्षमता और दक्षता किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्टेज क्षमता और देखिए वोल्टेज क्षमता और दक्षता जो है संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाले प्रदर्शन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैटरी एक या अधिक सेल से बनी होती है। बैटरी किससे बनी होती है, बैटरी एक या अधिक सेल से बनी होती है। एक धनात्मक इलेक्ट्रोड, एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभाजक और विद्युत अपघट्य होते हैं। जैसे डैनियल सेल, कॉपर जिंक सेल प्रयोगशाला में जहां नियत वोल्टेज की आवश्यकता हो। जैसे सेल के ईएमएफ और भी में हमसे पूछ देगा कि सेल के ईएमएफ और भी में हमारा संबंध क्या है। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और भी में संबंध क्या है। देखिए बहुत ही बढ़िया संबंध है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ बराबर हमारा क्या होता है, तो वी प्लस आई इंटू आर, V प्लस आई आर, यही हमारा संबंध है। अर्थात कि ईएमएफ ई बराबर V प्लस आई आर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई बराबर ईएमएफ बटा में आर प्लस आर भी सही हो जाएगा। और हमारा V बराबर ईएमएफ माइनस आई आर भी हमारा सही हो जाएगा। तो ये व्यंजक आपको याद रखना है कि ईएमएफ और भी में हमारा क्या संबंध है, तो ईएमएफ बराबर V प्लस आई इंटू आर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अनुप्रयोग में लेड एसिड बैटरियों का उपयोग किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल में हमारा लेड बैटरियों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि अत्यंत निम्न आवृत्ति के उत्पादन के लिए एलसी ऑसिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एलसी ऑसिलेटर जो होता है एलसी दोलित्र परिपथ की सहायता से बनाए जाते हैं, जिनमें रेडियो आवृत्ति उत्पन्न करने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। एलसी ऑसिलेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रेडियो आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए एलसी ऑसिलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्न में से किसके उत्पादन के लिए एलसी ऑसिलेटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। उपयोग किया जा सकता है, नहीं उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो अत्यंत निम्न आवृत्ति के उत्पादन मतलब कि निम्न आवृत्ति के एलसी ऑसिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा देखिए फिगर दिया हुआ है, उसके अनुसार हम समझेंगे टनल डायोड के बारे में। टनल डायोड हमारा क्या है, तो टनल डायोड यह एक अत्यधिक डोपित पीएन संधि डायोड है, जिसका उपयोग निम्न वोल्टता की उच्च आवृत्ति वाले स्विचन अनुप्रयोगों में किया जाता है। यह सुरंगन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो टनल डायोड है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो टनल डायोड सुरंगन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब सामान्य पीएन जंक्शन डायोड की तुलना की जाती है तो सुरंग डायोड की चौड़ाई कम हो जाती है। यहाँ पर देखिए टर्न हमारा कौन सा डायोड है, ये हमारा टनल डायोड है। टनल डायोड ऐसा होता है फिगर में जिसका एक अक्ष पर हमारा मतलब भी होता है, जिसको हम फॉरवर्ड बायस वोल्ट कहते हैं, और एक साइड हमारा करंट होता है मिली एम्पियर में, ठीक, जिसको हम फॉरवर्ड करंट कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर हमारा ऊपर जो बीचों बीच कटेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पीक पॉइंट बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से देखिए करंट हमारा प्रवाहित हो रहा है, जो प्रवाहित होगा उसको टनलिंग करंट कहा जाता है। जो नीचे आएगा यहाँ पर ऋणात्मक प्रतिरोध इसमें यूज होगा, और जो बाहर निकलेगा उसको पारंपरिक डायोड करंट के नाम से हम जानते हैं। जो फोटो डायोड होता है एक पीएन जंक्शन डायोड है। जो फोटो डायोड है वो एक पीएन जंक्शन डायोड है जो विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपभोग करता है। इन्हें फोटो डिटेक्टर, लाइट डिटेक्टर और फोटो सेंसर भी कहा जाता है। फोटो डायोड को रिवर्स बायस स्थिति में
काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। विशिष्ट फोटो डायोड सामग्री सिलिकॉन, जर्मेनियम और इंडियम, गैलियम आर्सेनाइड है। कौन है? ये सभी हैं। अब इससे रिलेटेड हम प्रश्न देख लेते हैं कि डायोड, डायोड जिसमें नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र है और इसका उपयोग ऑसिलेटर में किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो टनल डायोड कहा जाता है। क्या? तो उसे टनल डायोड, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी डायोड की प्रतिलोम धारा माइक्रो एम्पियर के क्रम में होता है। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो केवल एक दिशा में धारा के प्रवाह की अनुमति देता है। यह एक दिशा में निम्न प्रतिरोध और विपरीत दिशा में बहुत उच्च प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। डायोड जो है सिलिकॉन से बने होते हैं। डायोड किससे बने होते हैं? तो सिलिकॉन से बने होते हैं और ये धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देते हैं। अब इससे प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी डायोड की प्रतिलोम धारा क्या है? तो किसी डायोड की प्रतिलोम धारा, अभी देखें यहाँ प्रतिलोम धारा हमारा क्या है? तो माइक्रो एम्पियर है। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है तुल्यकालिक मोटर। जब तुल्यकालिक मोटर अति उत्तेजित होता है तब वह अग्रगामी शक्ति गुणक धारा खींचती है। जब भी वक्र से मोटर अति उत्तेजित होगी उस समय मोटर अग्रगामी शक्ति गुणक धारा होगी। अब इससे प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उत्साहित तुल्यकालिक मोटर के कारण घटित होगा? क्या मशीन एक सुस्त शक्ति कारक धारा की आपूर्ति करेगी? नहीं। मशीन एक सुस्त शक्ति कारक धारा को खींचती है? नहीं। मशीन एक अग्र शक्ति धारा का आपूर्ति करती है? नहीं। जो मशीन होगा हमारा एक अग्र शक्ति कारक धारा को खींचती है। किसको? जो अग्र शक्ति धारक है उसको खींचती है। कौन? हमारा तो मशीन। तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर सीरीज देखे हैं जो आपको हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से जो हम बताए हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिकल जो थ्योरी हमारा पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आपको फिगर के अनुसार भी बताए हैं, फिगर से आपको डिराइव करके भी समझाए हैं। देखिए नोर गेट ये सब याद करना है। ऐसे ऐसे हम आपको फिगर के अनुसार जो अभी जो 28 तारीख को एग्जाम होने वाला है ALP CBT 2 का, उसमें लोको पायलट में यह इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के ट्रेड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न फंसेंगे यहीं से फंसेंगे।